नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आपको पता है, यूपी पीसीएस और आरओ के लिए जो घटनासार सीरीज है करंट अफेयर की, वो हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। जो करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 6 होगा। आज का स्पेशल ये है कि हम लोगों का जो वन लाइनर जितने भी कंसेप्ट था वो हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, चाहे वो राष्ट्रीय पोर्शन हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, खेल हो, पुरस्कार हो, आर्थिकी हो। वो सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने वन लाइनर फॉर्म में अच्छे से कवर कर लिए हैं। और आज से जो सीरीज शुरू हो रही है वो है थ्योरी। ठीक है ना। थ्योरी जितना भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं उनकी पूरी की पूरी डिटेलिंग हम लोग आज करने वाले हैं, आज से करने वाले हैं। और यकीन मानना, आप आर ओ दीजिए, यूपी पीस दीजिए, आर ओ में आपको लगभग 20 से 25 सवाल करंट अफेयर के आते हैं और यूपी पीसीएस में 30 से 35 भी आ जाते हैं। तो लगभग 80% क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे, इसी बुक से मिल जाएंगे। अब ये बुक चाहे मैं कवर करा रहा हूँ उससे कर लो, चाहे आप खरीद लो, किसी से भी कर लो, ठीक है ना। और लास्ट मोमेंट पे जो घटना चक्र आई दृष्टि की बुक आएगी करंट अफेयर की, वो भी मैं आपको कराऊंगा। क्लियर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चैनल पर नए सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए पहला देखते हैं। तो जो पहला हमारा इंपॉर्टेंट घटना है वो है 18वीं लोकसभा चुनाव। आपको पता है 18वीं लोकसभा चुनाव हाल ही में उसके रिजल्ट आए हैं 4 जून को। तो चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो 18वीं लोकसभा में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो पूरी चीजें हम लोग देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न बनने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। देखिए, पहले तो आपको याद रखना है ये कौन सी लोकसभा थी, 18वें क्रम की लोकसभा थी। और यहीं से आपको कथन कारण वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 18वीं लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको एनडीए बोला जाता है, तो एनडीए की जीत हो गई है, इसमें बीजेपी भी शामिल है। तो उसके जो वरिष्ठ नेता हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो 9 जून 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ उन्होंने ग्रहण की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी देश के ऐसे दूसरे नेता हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ ली है। ठीक, 2014 में बने, फिर 19 में बने, फिर 24 में बने, 2024 में। उसके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बात ऐसे थे जो 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। कब? 1952 में, 1957 में, 1962 में। ठीक है। तो ये मोदी जी कौन है? दूसरे क्रम के प्रधानमंत्री हैं, लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने में। ठीक है। एक चीज और, मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। और मैं आपको पूरा एक एक पढ़ के नहीं बताऊंगा, जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा वो ज्यादा बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा वो छोड़ता चलूंगा। ठीक है। अगर आपको पूरा पढ़ना है तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, उसमें आप जाकर पढ़ लेना। यहाँ पे अगर फालतू चीजें पढ़ाएंगे तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी। आगे देखते हैं कि वर्ष 2024 में 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत 240 सीट के साथ वंचित रही। जैसा कि आपको पता है 273 सीटें चाहिए होती है, 240 ही मिली थी। उसके गठबंधन जो था उसमें 293 सीटें जीत ली हैं। तो ये आंकड़ा पूरा हो गया, ठीक है ना। 293 सीटें एनडीए ने जीती थी, आपको ध्यान रखना है, और बीजेपी ने केवल 240 जीती थी। 9 जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण के बाद मोदी स्वतंत्र भारत के 20वें प्रधानमंत्री बने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस क्रम के प्रधानमंत्री बने हैं? तो 20वें क्रम के प्रधानमंत्री बने हैं इस बार, ठीक है, ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ 30 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री, 5 नेताओं ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 नेताओं ने राज्य मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। तो ये आपको ध्यान रखना है, 30 नेताओं ने कैबिनेट मिनिस्ट्री, 5 ने राज्य मंत्री वो भी स्वतंत्र प्रभार, और 36 नेताओं ने राज्य मंत्री बने। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह ने नेबरहुड पॉलिसी और सागर विजन के तहत पड़ोसी देश के नेताओं को मतलब बुलाया भी था, जिसे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे और सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू। देखिए, मालदीव में काफी झगड़ा विवाद चला था भारत का, लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति को बुलाया गया था। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहले प्रचंड। अब नेपाल के चेंज हो गए हैं, ठीक है ना, उस समय ये थे, अब नेपाल के चेंज हो गए हैं। तो इन लोगों को आमंत्रित किया गया था। अब आपसे यहाँ से आर में डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में निम्नलिखित में से कौन नहीं आया था या कौन आया था। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन आया था। मोदी के नेतृत्व में गठित एनडीए की सरकार में सहयोगी दल में तेलुगु देशम जनता दल, यूनाइटेड, शिवसेना, वो भी शिंदे गुट वाली,
और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान वाली, और जनता दल सेक्युलर, राष्ट्रीय लोक दल, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया शामिल है। सहयोगी दलों के 11 मंत्री सहित मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या 71 है। मोदी मंत्रिमंडल में 7 महिलाएं हैं, जिसमें 2 कैबिनेट 5 राज्य मंत्री शामिल हैं। 33 मंत्री ऐसे हैं जिन्हें पहली बार मंत्री पद मिला है। मोदी 3.1 में 27 मंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग के मतलब ओबीसी के हैं, 10 मंत्री एससी के हैं, 5 एसटी के हैं और 5 अल्पसंख्यक समूह के हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि इस सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा अल्पसंख्यक समुदाय मोदी 3.0 में नहीं है, तो मुस्लिम मंत्री एक भी नहीं है, ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए आगे। अब मोदी मंत्रिमंडल देख लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, नीतिगत मुद्दे, वे सभी अन्य विभाग जो मंत्रियों को नहीं बांटे गए हैं वो प्रधानमंत्री के अंडर में आएंगे। राजनाथ सिंह पिछली बार के तरीके रक्षा मंत्री इनको मिला है। अमित शाह वो भी होम मिनिस्ट्री है। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री है। जेपी नड्डा जो अध्यक्ष हुआ करते थे उनको इस बार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बनाया गया है, ध्यान रखना है। शिवराज सिंह चौहान को इस बार कृषि किसान कल्याण मंत्री बनाया गया है, ग्रामीण विकास मंत्री। उसके बाद निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री है। मनोहर लाल खट्टर ऊर्जा आवास शहरी मंत्री हैं। और एच डी कुमार स्वामी भारी उद्योग इस्पात मंत्री। पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग, ये इंपॉर्टेंट है पीयूष गोयल। धर्मेंद्र प्रधान, इनको तो काफी चर्चा में रहे थे नीट परीक्षा के बाद। नीट परीक्षा जब लीक हो गई थी तो काफी चर्चा में रहे थे धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि ये शिक्षा मंत्री हैं इस वजह से। जीतन राम मांझी एमएसएमई मंत्री हैं, ठीक है। बाकी इनमें से जो इंपॉर्टेंट है आपके सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह जहाजरानी उद्योग मिला इनको। राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्री में ये बने हैं। गिरिराज सिंह इंपॉर्टेंट है, कपड़ा मंत्रालय इनको मिला है। अश्विनी वैष्णव आपको पता ही है रेल मंत्रालय इनको मिला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया दूरसंचार पूर्वोत्तर विकास। भूपेन्द्र यादव को वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मिला है। गजेंद्र सिंह शेखावत को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय मिला है, ठीक है। और अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। उसके बाद है किरण रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्री अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री बनाया गया। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्री। मनसुख मंडाविया को श्रम एवं रोजगार मंत्री। जी किशन रेड्डी को कोयला एवं खनन मंत्री। चिराग पासवान जो रामविलास पासवान के पुत्र हैं, इनको खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग उद्योग दिया गया है। सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार के हैं, ठीक। तो जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, उनको आपको ध्यान रखना ही रखना है। जयंत चौधरी इस बार कौशल विकास एवं उद्यमिता, जयंत चौधरी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो राज्य मंत्री हैं, देखिए राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, यहां से आपके प्रश्न बहुत ही कम बनते हैं, समझिएगा आप बात को, प्रश्न बहुत ही कम बनते हैं। तो सबसे पहले आप ये कोशिश करेंगे जो कैबिनेट मंत्री हैं जिनको बड़े बड़े मंत्रालय मिले हैं उनको तो आप अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, लेकिन फिर भी ये जो ग्राफ है इसको मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, इसी पीडीएफ में मिल जाएगा, ये आप पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा आगे चलता हूँ बेहतरीन क्वेश्चन के तौर पर। तो हम लोग अब यहाँ से पढ़ते हैं 18वीं लोकसभा का चुनाव। तो 18वीं लोकसभा के लिए 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच 7 चरणों में चुनाव हुए थे। इंपॉर्टेंट है, अब आपसे कथन कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आएगा कि वर्तमान लोकसभा 17वीं लोकसभा चल रही है। वर्तमान लोकसभा के चुनाव 6 चरणों में हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1, 2 या केवल 1 सही है या केवल 2 सही है या सभी सही है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखना है। इस बार की 18वीं लोकसभा है और 7 चरणों में चुनाव हुए थे। 4 जून को रिजल्ट आए थे, ये भी ध्यान रखना। इस चुनाव में एक बार फिर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए बहुमत प्राप्त किया है, किंतु सत्ता में उसकी ताकत कमजोर करते हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस को भी उसके नजदीक ही लाकर इन चुनाव ने खड़ा कर दिया। कुल मिला के आपको पता है कि इंडिया गठबंधन इस बार अच्छे मोड़ पर खड़ा हो गया है। 400 पार एनडीए ने नारा दिया था, जिसमें 300 प्लस से घटकर कितनी हो गई है?
पहले 350 प्लस थी, अब केवल 293 पे आ गई है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी की केवल 240 सीटें हैं, बाकी जो है गठबंधन की हैं। ठीक, और आपको पता है कि एग्जिट पोल भी गलत हो गए थे। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है कि राम मंदिर के नाम पर अपने पक्ष में भारी मतदान की उम्मीद कर रही थी भाजपा, और उसकी सीटें मात्र 33 रह गई, वो भी यूपी में, और वो भी अयोध्या हार गई। ठीक है, तो ये भी इसमें लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं 4.79 लाख मतों से 2019 में जीते थे, और 3.72 लाख मतों के अंतर से 2014 में वाराणसी से जीते थे, किंतु इस बार 1.53 लाख मतों का अंतर रहा था। कुल मिलाकर मोदी जी की इस बार जैसे तैसे जीत हुई है, जैसे तैसे की बात कर रहा हूं, ठीक है, वरना हारने वाले थे, तो जैसे तैसे जीत गए हैं। सरकार के 4 कैबिनेट मंत्रियों सहित कुल 18 मंत्री इस बार चुनाव में पराजित हुए हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया की स्थिति इस प्रकार रही है कि अब आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कौन किसने पार्टी कितनी सीटें जीती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें हैं, तेलुगु देशम पार्टी की 16 हैं, जनता दल 12 है, शिवसेना जो है वो 7 सीटें हैं, उसके बाद रामविलास पासवान की 5 सीटें हैं, एनसीपी की 1 सीटें हैं, उसके बाद है जनता दल सेक्युलर वाली 2 सीटें हैं, अपना दल सोनेलाल 1 है, असम वाली 1 सीट है, अम्मा मकुल की 1 सीट है, जनसेना पार्टी की 2 सीटें हैं, राष्ट्रीय लोक दल 2 सीटें हैं, उसके बाद ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की 1 ही है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की 1 है, और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल की 1 सीट है। इस प्रकार से 293 सीट हो गई है, और एनडीए में बहुत सारी पार्टियां हैं, तो सबको नहीं याद करना है, केवल इंपॉर्टेंट पार्टी याद कर लेनी है। और इंडिया की बात करूं, अब आप देखिए यहाँ पे आप अंतर देख सकते हो कि एनडीए में बहुत सारी सीटें हैं, सॉरी, एनडीए में बहुत सारे पार्टियां मिलकर लड़ी है, बहुत सारी पार्टियां हैं, और आप यहाँ देख सकते हो इंडिया अलायंस में केवल केवल इतनी पार्टियां हैं। तो इंडिया अलायंस बहुत कम पार्टी हुए भी, मतलब बहुत कम पार्टी होते हुए भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है इंडिया अलायंस ने। जैसे कांग्रेस ने 99 सीट, समाजवादी पार्टी बहुत बेहतरीन 37 सीट है, यूपी में है, ठीक है ना, क्षेत्रीय पार्टी। उसके बाद माकपा 4 पार्टी, टीएमसी 29 सीटें, उसके बाद है माकपा 2 सीटें हैं, राष्ट्रीय जनता दल 4 है, आम आदमी पार्टी की 3 सीट आई है इस बार, और भारत आदिवासी पार्टी की 1 सीट आई। ठीक है, उसके बाद शिवसेना जो उद्धव ठाकरे इस बार जो आई थी, गठबंधन में आए थे नए नए, ठीक। उसके बाद जी वाला याद कर लेना आप लोग, शरद चंद्र पवार वाली पार्टी, शरद पवार वाली, क्योंकि वहां अजित पवार, यहाँ शरद पवार, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी ये याद करने की चीजें नहीं है, केवल आपको मोटे मोटे आंकड़े याद कर लेने हैं बस। उसके बाद हम लोग इधर चलें, तो 18वीं लोकसभा चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। सूरत निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के मुकेश दलाल 18वीं लोकसभा हेतु निर्विरोध चुने गए हैं, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद। इस बार पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से सबसे युवा सांसद कौन है, उनकी उम्र 25 वर्ष 3 माह है, तो कुल मिला के 25 साल के हैं ये, और इन्होंने मतलब ये जो है सांसद बन गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सबसे युवा सांसद है ये। उसके बाद बिहार के समस्तीपुर से रामविलास के टिकट पर निर्वाचित सांभवी दूसरी सबसे युवा सांसद है, इनकी उम्र 25 वर्ष 11 माह, लगभग 26 वर्ष होने जा रही है, तो इन्होंने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया। भाजपा के शंकर लाडवाणी इंदौर से रिकॉर्ड 11,75,092 मतों के अंतर से जहां निर्वाचित हुए। वहीं उत्तर पश्चिम मुंबई से शिवसेना के टिकट पर निर्वाचित रविंद्र वाइनल ने केरल में 48 मतों के अंतर से विजयी इस चुनाव में दर्ज किया। तो कुल मिलाकर सबसे ज्यादा अंतर से ये अंतर वाले जीते हैं, और सबसे कम अंतर से केवल 48 मतों से ये जीते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। असम के जेल से निरुद्ध कट्टरपंथी खालिस्तानी अलगाववादी अमृतपाल सिंह का नाम सुना होगा, काफी चर्चा में रहा था पिछले साल, पंजाब पुलिस इसको ढूंढ रही थी। तो अमरपाल सिंह संधू ने जेल में रहते हुए पंजाब निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के
रूप में लगभग 2 लाख मतों के अंतर से चुनाव जीतता है। ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब एक जो है खालिस्तानी सपोर्टर जीत गया है। और क्या हुआ है, दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद कश्मीरी अलगाववादी निर्दलीय उम्मीदवार अब्दुल राशिद ने कश्मीर की बारामूला सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस की उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से अधिक वोटों से हराया है। तो ये देखो टेररिस्ट जीत रहे हैं इस बार। 18वीं लोकसभा में निर्वाचित 543 सांसदों में 74 महिलाएं हैं, जबकि पिछली 17वीं में महिलाओं की संख्या 78 थी। तो इस बार महिलाएं भी घटी हैं। 74 महिला सांसदों में 30 भाजपा की हैं, 14 कांग्रेस की हैं, 4 सपा की हैं, 11 टीएमसी की हैं, द्रमुक की 3 हैं, जदयू एवं लोजपा लोक जनता पार्टी की 2 तथा 1 महिलाएं हैं लोकसभा सदस्य चुनी गई हैं। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से निर्वाचित हुए हैं। 8वीं बार लोकसभा के लिए जहां निर्वाचित हुए हैं, वही केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी 7वीं बार लोकसभा में पहुंचे हैं। तो ये एक मतलब काफी अच्छा नंबर है कि 8वीं बार लगातार सांसद बने। कौन? वीरेंद्र कुमार, ठीक है, मध्य प्रदेश के। अब मध्य प्रदेश में पूरी सीटें बीजेपी नहीं जीती, ये भी पता है आपको। इंपॉर्टेंट ये है कि मध्य प्रदेश में नोटा के लिए 2,18,674 मत इंदौर निर्वाचन क्षेत्र में पड़े हैं, जो इस मामले में एक रिकॉर्ड है। कुल मिला के नोटा वाले जो मत हैं वो सबसे अधिक कहाँ पड़े हैं? इंदौर में पड़े हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ से। कांग्रेस के राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली तथा केरल के वायनाड सीट से निर्वाचित हुए। तो दोनों सीटों से जीते हैं ये राहुल गांधी, रायबरेली से भी जीते हैं और वायनाड, केरल वायनाड से भी जीते हैं। बाद में उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी थी, आपको पता है ये एक सीट रखनी पड़ती है, एक सीट छोड़नी पड़ती है ना, 2 से जीतो तो। समाजवादी पार्टी को 2019 के चुनाव में 5 सीटें ही प्राप्त थी। इस पार्टी में 37 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। यूपी की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? समाजवादी पार्टी है, 37 सीट जीती है। और अगर इंडिया अलायंस की बात कर ले तो 40+ है, और जबकि भाजपा की सीटें कितनी है? केवल और केवल 33 है। तो योगी बाबा का बुलडोजर यहाँ पे काम नहीं आया। उसके बाद है भारतीय जनता पार्टी 2024 के 18वीं लोकसभा चुनाव में 6 राज्यों में क्लीन स्वीप किया है। जिस प्रकार है, जैसे क्लीन स्वीप का मतलब होता है कि एक भी सीट वहां पर दूसरी पार्टी ने नहीं जीती है। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 पे 29, उत्तराखंड की बात करें तो 5 में 5, हिमाचल प्रदेश में 4 में 4, अरुणाचल प्रदेश में पूरी 2, त्रिपुरा में 2 और दिल्ली में 7 सीटें बीजेपी ने जीत ली है। तो ये एक रिकॉर्ड है, ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि बीजेपी ने इस चुनाव में किन राज्यों में क्लीन स्वीप नहीं किया है? तो इन राज्यों में किया है, याद रख लेना। तमिलनाडु, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड व सिक्किम में एनडीए को कोई भी सीट प्राप्त नहीं हुई। इस बार पहली बार केरल में भी भाजपा को 1 सीट प्राप्त हुई है। तो कुल मिला के अगर जैसे बीजेपी वाले क्या कहते थे कि पूर्वोत्तर राज्यों का विकास करना है, और पूर्वोत्तर राज्य में मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम में ही वो नहीं जीत पाए। तो ये भी एक रिकॉर्ड है। 18वीं लोकसभा का गठन 24 जून 2024 को हुआ। आपको पता है कि सत्र का प्रथम जो दिन होता है वहां से शुरू होता है। 24 जून को सत्र का पहला दिन था, वहीं से शुरू हो गया। और आपको पता है ये भी कि जैसी कोई पार्टी बन के आती है, नई नई सरकार बनती है, तो उसमें सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। तो 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो उड़ीसा के सांसद हैं भर्तहरि महताब। कौन थे? भर्तहरि महताब। और जो स्पीकर है, ये तो प्रोटेम स्पीकर हो गया, और स्पीकर कौन है? ओम बिरला ही है, ठीक है। और ये आपको पॉलिटी में अच्छे खासे मैंने बताया ही है कि जो स्पीकर होता है, इसलिए सॉरी प्रोटेम स्पीकर होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उनको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान कोटा से लोकसभा सांसद ओम बिरला को एक बार फिर 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी ओम बिरला ही थे। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार का गठन हुआ है। 18वीं लोकसभा के चुनाव के साथ ही 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश विधानसभाओं के लिए चुनाव संपन्न हुए। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में भाजपा का जहां पहले से भी अधिक मजबूती से सत्ता पर कब्जा बना रहा, वही उड़ीसा में बीजू जनता दल के 24 वर्ष के शासन का अंत हुआ तथा पहली बार भाजपा ने वहां पर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तो उड़ीसा में पहली बार भाजपा ने सरकार बनाई है। उड़ीसा में कौन? नवीन पटनायक की सीएम मतलब लगातार, लेकिन अब जो है पहली बार भाजपा ने वहां पर कब्जा कर लिया है पूरी तरीके से।
सिक्किम में 32 में से 31 सीटें जीतकर विगत 5 वर्षों से सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने सभी दलों को सफाया किया है, जबकि आंध्र प्रदेश में विगत 5 वर्षों से सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह हारकर टीडीपी ने एनडीए के नेतृत्व में सत्ता में वापसी की है। तो टीडीपी वहां जीत गई है, आपको पता ही। आंध्र प्रदेश, चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश की 175 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए सरकार या एनडीए गठबंधन सरकार में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी ने अकेले 135 सीटें प्राप्त की। कहा, यह विधानसभा की बात हो रही है, ठीक है। तो चंद्रबाबू नायडू इस बार भी एनडीए में एक महत्वपूर्ण रोल में है। अरुणाचल में पेमा खांडू के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान एक चरण में 19 अप्रैल 2024 को हुआ, जिसमें 83% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 50 सीटों के लिए ही मतदान 19 अप्रैल को हुए। 60 सीटें हैं लेकिन 50 सीटों के लिए हुए थे। निवर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू व उप मुख्यमंत्री सहित भाजपा के 10 उम्मीदवार निर्विरोध ही निर्वाचित हो गए। निर्विरोध। राज्य की 10वीं विधानसभा का कार्यकाल 2 जून 2024 तक था, इसलिए 2 जून को ही मतगणना कर 11वीं विधानसभा का गठन कर दिया गया, ठीक है। बाकी आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। विधानसभा में दलगत स्थिति 2024 की क्या है, तो भाजपा की 46 है, एनपीपी की 5 है, एनसीपी की 3 है, पीपीए की 2 है, कांग्रेस की केवल 1 है, अन्य की 3। तो योग कितना हो गया, 60, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद निवर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 13 जून 2024 को लगातार तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। उन्हें उपराज्यपाल के.टी. पटनायक ने शपथ दिलाई। याद रख लेना है, कौन है मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश के, पेमा खांडू। उसी प्रकार अगर हम लोग सिक्किम की बात कर ले तो सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ है। सिक्किम की 32 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदाता 19 अप्रैल को हुआ। 10वीं विधानसभा का कार्यकाल 2 जून 2024 को समाप्त होना था, इसलिए 2 जून को ही मतगणना कराकर 11वीं विधानसभा का गठन कर दिया गया। 32 सदस्यीय विधानसभा में 31 सीटें जीतकर निवर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व वाली सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने सभी अन्य दलों को पीछे छोड़कर लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु सत्ता पर कब्जा बरकरार रखा। 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके पवन चामलिंग के नेतृत्व वाले सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को इन चुनाव में केवल एक ही सीट मिल पाई है। तो कुल मिला के 32 सीटें हैं और 31 सीटें जीत ली है सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग ने। सिक्किम में 2 ही पार्टी थी, कौन कौन से, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जिसमें 31 सीटें जीत ली हैं और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट जिसने केवल 1 सीटें जीती हैं। कुल सीटें कितनी है, 32 सीटें हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में कुल मैंने बताया था। उसके बाद बात करें अगर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ है। आंध्र प्रदेश की 175 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 13 मई 2024 को एक चरण में संपन्न हुए। 4 जून को मतगणना के बाद विगत 5 वर्षों से सत्तारूढ़ वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। आपको पता ही है जगनमोहन रेड्डी वहां के चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन अब वो हट गए हैं। चंद्रबाबू के नेतृत्व वाली टीडीपी ने अकेले ही 2/3 बहुमत से इस चुनाव में विजय हासिल। इनकी अन्य सहयोगी जनसेना पार्टी को 21 सीटें प्राप्त हुई हैं। इनमें 164 सीटों के साथ एनडीए का सत्ता पर कब्जा हुआ है। जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी इन चुनाव में 11 सीटें ही जीत पाई थी। टीडीपी ने 135 सीटें जीती हैं, 2019 में 23 ही जीती थी। जनसेना पार्टी ने पिछली बार एक जीती थी, इस बार 21 जीती है। भाजपा ने पिछली बार एक भी नहीं जीती थी, इस बार 8 सीटें। और वाईएसआर कांग्रेस ने, जो जगनमोहन रेड्डी वाली पार्टी है, तो 151 जीती थी पिछली बार और इस बार केवल 11 पे सिमट गई। 175 सीटें हैं, वहां पे ध्यान रखना है। विधानसभा में इस दलगल स्थिति के चलते चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के नेतृत्व में नई एनडीए सरकार का गठन किया और 1995 से 2000 और 2014 से 2019 के दौरान मुख्यमंत्री रहे चंद्रबाबू नायडू तीसरी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का गठन 12 जून 2024 को किया गया। राज्यपाल अब्दुल नजीर ने विजयवाड़ा में राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में चंद्रबाबू नायडू को शपथ दिलाई। चंद्रबाबू के साथ जनसेना के अध्यक्ष, जनसेना पार्टी उनके अध्यक्ष पवन कल्याण, जिनकी आपने मूवी बहुत देखी होगी, साउथ के हीरो हैं पवन कल्याण, तो उन्होंने राज्य के उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। तो जो चीफ मिनिस्टर है वो ये बने हैं और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो ये बने हैं। उड़ीसा में मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में पहली बार बीजेपी की सरकार का गठन किया है। उड़ीसा में नवीन पटनायक थे, लेकिन इस बार वो हार गए हैं। 24 वर्ष बाद हारे हैं, लगातार 24 वर्ष से वो सत्ता में थे, लेकिन इस बार हार गए हैं। क्या नाम था उनकी पार्टी का? बीजू जनता दल, बीजेडी। ठीक है, बाकी इसमें आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आप ये पार्टी जरूर याद कर सकते हो कि उड़ीसा में क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने 78, बीजू जनता दल ने 51 पे सिमट गई, कांग्रेस 14 में, माकपा 1 में और अन्य 3, 147 टोटल विधानसभा सीटें हैं। उसके बाद 12 जून 2024 को राज्य में मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में पहली बार भाजपा की सरकार का गठन हुआ। कहाँ? उड़ीसा में। राज्यपाल रघुबर दास ने मोहन चरण मांझी को राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। मोहन मांझी के साथ 2 उप मुख्यमंत्री और 13 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। पटनागढ़ के विधायक केवी सिंह देव और नीमा पार विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक बनी प्रावती परिडा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ठीक, 4 बार के विधायक मोहन चरण राज्य के 15वें मुख्यमंत्री बने हैं। मांझी का राजनीतिक सफर, मतलब वही मोहन चरण मांझी का राजनीतिक सफर सरपंच से शुरू होकर मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा। पहले क्या थे? सरपंच से इन्होंने शुरुआत की। बाकी आपको याद करने की इसमें जरूरत नहीं है कि इन्होंने क्या क्या पढ़ाई किया, क्या क्या नहीं किया। बाकी जो मोटा मोटा आंकड़ा है भाजपा वाला, कांग्रेस वाला, ये मैंने आपको बता दिया है क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, शुरुआत के जो पॉइंट है वही इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, नहीं पूछा जाता वो सब। तो हमारा जो खास आज का था 18वीं लोकसभा, इसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा, उसको एक बार देख लेना। और जितनी देखो बहुत ज़्यादा पार्टी हैं, सबको नहीं याद करने हैं, इतना आता ही नहीं है। जो जो मैंने बताया है इंपॉर्टेंट, उसको भी देख लेना और एक बार पीडीएफ अच्छे से पढ़ लेना। ऑप्शन में आएगा, खुद ही कर लोगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। ठीक है, तो मिलते हैं अगले किसी बेहतरीन घटनाक्रम में। ये घटनाक्रम बड़ा था 18वीं लोकसभा, अब जो लूंगा तो 2-3 घटनाक्रम इकट्ठे ले लूंगा तो जल्दी जल्दी कवर होता जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।